हमारे पीके चैनल्स में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को एंटीसिपेटरी बेल ड्राफ्ट करने के लिए सिखाया था और आज रेगुलर बेल ड्राफ्ट कैसे होता है उसको मैं सिखा रहा हूँ। और इसके पहले ये बता दूँ फॉर द रेडी रेफरेंस कि एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल में डिफरेंस क्या है। एंटीसिपेटरी बेल उस बेल को कहते हैं जब किसी आदमी पर केस हो जाता है, मुदाले बनता है, तो वो बाहर ही रहता है, जेल के अंदर नहीं रहता है और बाहर उसको भय रहता है कि पुलिस कहीं अरेस्ट ना कर ले या न्यायालय में समर्पण न करना पड़े, तो बाहर ही रहकर बेल मांगता है, बेल के लिए आवेदन दाखिल करता है। इसको प्री अरेस्ट बेल या एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करना कहते हैं। और रेगुलर बेल तब फाइल होता है जब कोई मुदाले यानी जिस पर केस है वो जेल चला जाता है और जेल से रिलीज होने के लिए जेल कस्टडी में रहते हुए जो बेल फाइल करते हैं उसको कहते हैं रेगुलर बेल, हिंदी में नियमित जमानत। फॉर्मेट मोटा मोटी वही रहता है, धारा बदलेगा थोड़ा सा, पहला पैरा में और प्रेयर पोर्शन में थोड़ा सा स्टाइल बदलेगा। बाकी एंटीसिपेटरी बेल में जैसे ड्राफ्ट मैंने सिखाया था मोटा मोटी सब वैसे ही रहेगा। तो शुरू करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, कैसे ड्राफ्ट करते हैं रेगुलर बेल। हाँ देखिए, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। इनफैक्ट पटना हाई कोर्ट में जो एंटीसिपेट रेगुलर बेल फाइल करते हैं उसकी ड्राफ्ट मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। और इसके बाद नीचे लिखते हैं क्रिमिनल मिससेलेनियस ज्यूरिसडिक्शन। किस ज्यूरिसडिक्शन में फाइल कर रहे हैं वो लिखाता है यहाँ। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं केस का नंबर, क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर। ये सब सेम है जैसा कि एंटीसिपेटरी बेल में था। केस जब रजिस्टर्ड हो जाता है सेक्शन के द्वारा, ऑफिस के द्वारा, तो यहाँ नंबर पड़ता है जिसको नंबर को यहाँ डालना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे इन द मैटर ऑफ एन एप्लीकेशन। ये एन एप्लीकेशन दो वर्ड जो है पिछले एपिसोड में छूट गया था, काइंडली इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। एन एप्लीकेशन दो वर्ड सिर्फ छूटा था, अभी यहाँ बता दे रहे हैं। इन द मैटर ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन एंटीसिपेटरी में 438 था, इसमें होगा 439 एंड 440। 439 एंड 440 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। इसका फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। ठीक है, यहाँ एंड बीच में, उसके बाद फिर लिखेंगे इन द मैटर ऑफ, सेम एज दैट ऑफ एंटीसिपेटरी ड्राफ्ट, इन द मैटर ऑफ। ठीक है, अभी तक सेम जा रहा है, सिर्फ धारा बदला है। और एक बात बता दूं, ऊपर में लिखा था यहाँ पे पेटिशनर इन कस्टडी, पेटिशनर इन कस्टडी ऊपर में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये अंतर हुआ थोड़ा सा, ये धारा का अंतर हुआ। ठीक है, अभी हम लोग लिखे थे इन द मैटर ऑफ, उसके बाद लिखेंगे पेटिशनर का नाम, द सेम ऑफ एंटीसिपेटरी। तो पेटिशनर का नाम लिखेंगे यहाँ, और नहीं सॉरी, उसके बाद लिखेंगे इन द मैटर ऑफ, फिर हाँ पेटिशनर का नाम आर कुमार, जो भी नाम हो, एज अबाउट इतना ईयर्स, मेल हो फीमेल हो जो भी हो लिखाएगा। उसके बाद सन ऑफ, उसके बाद रेजिडेंट ऑफ, मोहल्ला हो विलेज हो जो भी हो। उसके बाद पीएस, किस थाना में मोहल्ला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, जहानाबाद हो जो भी हो, जहानाबाद। ठीक है, ये पिटिशनर का एड्रेस लिखा गया। उसके बाद लिखेंगे वर्सेस, हिंदी में बनाम। उसके बाद द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे पिटिशनर, ये पिटिशनर हो गया। इसके सामने लिखेंगे अपोजिट पार्टी। ठीक है,
अगर इन्फॉर्मेंट को भी, यानी जो केस किया है सूचक, उसको भी पार्टी बनाना है तो उसको दूसरा नंबर में लिखते हैं। इसको पहला कर देते हैं इन्फॉर्मेंट सूचक का नाम जो भी हो, बी कुमार, पूरा पता, और यहाँ पर लिखते हैं अपोजिट पार्टीज। जिसमें इन्फॉर्मेंट को पार्टी बनाना जरूरी नहीं है, उसमें सिर्फ स्टेट ऑफ बिहार लिखा है, याद रखेंगे, ठीक है। पार्टी पोजीशन हो गया। अब कोर्ट को एड्रेस करते हैं, ऑनरेबल कोर्ट को एड्रेस करते हैं, जैसे कि एंटीसिपेटरी बेल में किए थे हम लोग। टू द ऑनरेबल मिस्टर के विनोद चंद्रन, ये हुआ चीफ जस्टिस का नाम। द चीफ जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना एंड हिज companion justices of this ऑनरेबल कोर्ट। कि कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट को हमने एड्रेस किया, पहले भी किया था एंटीसिपेटरी बेल में, रेगुलर बेल में भी वही होगा, याद रखेंगे, ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद क्या लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ऑनरेबल कोर्ट को एड्रेस करने के बाद फिर लिखते हैं आधे में, राइट साइड में आधे में, द हम्बल रेगुलर बेल पिटिशन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर एबव नेम्ड। द हम्बल रेगुलर बेल petition filed on behalf of the petitioner above named। कुछ लोग रेगुलर बेल ये दो शब्द को गायब भी कर देते हैं, तो इतना से भी काम चल जाता है। द हम्बल पिटिशन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर एबव नेम्ड, क्योंकि प्रोविजन जो 439 ऊपर दिया हुआ उससे साबित हो जाता है, पता चल जाता है कि रेगुलर बेल ही है, इसलिए इस दो वर्ड को गायब भी करते हैं, लेकिन लिखना ज़्यादा अच्छा होता है समझने के लिए। दो वर्ड नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा। द हम्बल रेगुलर बेल पिटिशन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एबव नेम्ड पिटिशनर एबव नेम्ड, या तो द हम्बल पिटिशन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर एबव नेम्ड। इसके बाद लिखते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली सिवत, मोस्ट रिस्पेक्टफुली सिवेथ, सविनय पूर्वक कहना है, इसका हिंदी होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बेल पिटिशन का पैराग्राफ शुरू होता है लिखना। ये ऊपर जो फॉर्मेट था, अब पहला पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, पहला पैराग्राफ में एंटीसिपेटरी बेल में एंटीसिपेटरी बेल मांग रहे हैं, इस बात की चर्चा किए थे। रेगुलर बेल में इस बात की चर्चा करेंगे कि हम रेगुलर बेल मांग रहे हैं, रेगुलर बेल हमारा ग्रांट किया जाए, बस यही अंतर है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसमें, पहला पैरा में दैट से शुरू करेंगे। दैट दिस इज एन एप्लीकेशन, दिस इज एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ, यहाँ रेगुलर बेल है, याद रखेंगे, पहला में एंटीसिपेटरी पिछले एपिसोड में पढ़ाए थे, ऑफ रेगुलर बेल टू द पिटिशनर हु इज इन कस्टडी इन परसा बाजार PS केस नंबर, जो भी नंबर हो, 111 है, ठीक है, वही मान लिया, 20 इन डिस्ट्रिक्ट पटना, परसा बाजार पटना में है, पटना जिला में है, भी इंगित कर देंगे यहाँ, या कौन जिला का थाना की बात की जा रही है, परसा बाजार पटना में है, उसकी बात हम कर रहे हैं, इसलिए इन डिस्ट्रिक्ट पटना भी लिखना जरूरी है। विच, अब इसका धारा लिख देंगे, कौन सेक्शन का केस है, विच केस हैज बीन रजिस्टर्ड या इज रजिस्टर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, केस हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर द ऑफेंसेज पनिशेबल अंडर सेक्शंस 379 and 323 ऑफ द IPC, यानी इंडियन पैनल कोड, फुल फॉर्म लिखेंगे। अगला पैरा, एक रेगुलर बेल का हो गया फर्स्ट पैरा, जिसमें हम
प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि रेगुलर बेल ग्रांट किया जाए। ठीक है, इस सेक्शन का केस है और इस थाना का केस है। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा फॉर्मेट, आगे का सारा फॉर्मेट लगभग समान होता है, एक ही समान होता है जैसा कि एंटीसिपेटरी में। तो दूसरा में लिखेंगे पहले अब इस केस में बेल फाइल किए हैं कि नहीं। अगर बेल फाइल किए हैं पहले तो उसका वर्णन करेंगे, अगर नहीं किए हैं तो लिख देंगे कि नहीं फाइल किए हैं। नहीं फाइल किए हैं ये मानकर चलते हैं दैट अर्लियर द पेटिशनर, पेटिशनर का संक्षिप्त रूप है पेटिशनर हैज नॉट फाइल्ड एंटीसिपेटरी बेल, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, और रेगुलर बेल in this matter either before this honorable high court or before the honorable सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वैसा ही फॉर्मेट जैसा एंटीसिपेटरी का था। तीसरा पैरा में भी वही चीज़ लिखेंगे जो एंटीसिपेटरी के ड्राफ्ट में था कि हम पर पहले से कोई केस है कि नहीं। अगर पहले से केस है तो उन सारे केसों का वर्णन करेंगे धारा के साथ, ये फलाना सेक्शन का केस पहले से भी हम पर था, 2 केस था, फलाना फलाना धारा था, नंबर से देंगे। लेकिन मानकर चलते हैं केस नहीं है पहले से, तो ये लिखेंगे कोई क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं है, यानी कि कोई केस नहीं है, ये मानकर चलते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तीसरा में दैट द पेटिशनर हैज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट, इसका मतलब होता है पहले से पिटिशन पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। अगर रहेगा तो उसका वर्णन करेंगे कि 2 केस इसके खिलाफ पहले से है, दोनों का वर्णन करेंगे। ठीक है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नो एंटीसीडेंट। चौथा में बताया था प्रोजिक्यूशन स्टोरी, चौथा में प्रोजिक्यूशन स्टोरी, प्रोजिक्यूशन स्टोरी क्या है? एफआईआर में जो हमारे खिलाफ, जो मुद्दाले के खिलाफ बातें आती है, जो मुद्दाले पर केस क्या हुआ होता है लिखित रूप से, उसको फर्द बयान कहते हैं। तो प्रोजिक्यूशन स्टोरी में अगर उसका संक्षेप करने आता है तो आप संक्षेप में लिख दीजिए रेलिवेंट बातें, जिससे कि जो बातें जो फैसला करने के उद्देश्य से रेलिवेंट हो। अगर नहीं संक्षेप करने आता है तो समूचा का आप ट्रांसलेशन कर दे सकते हैं, समूचा एफआईआर का ट्रांसलेशन कर दे सकते हैं। लेकिन एक केस का हम संक्षेप आपको लिख रहे हैं। दैट प्रोजिक्यूशन स्टोरी इन शॉर्ट, अगर संक्षेप करने नहीं आता है तो डायरेक्ट समूचा एफआईआर का ट्रांसलेशन कर दीजिए फर्द बयान का, और नहीं तो संक्षेप करना है तो कर लीजिए, 4 बार 5 बार पढ़िए, संक्षेप समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट क्या हम करें, क्या रेलिवेंट पोर्शन हम लिखें। दैट प्रोजिक्यूशन स्टोरी इन शॉर्ट इज दैट द परसा बाजार पुलिस recovered 10 liter illegal liquor from the residence of petitioner on 9/2/2024 in the morning, and accordingly the petitioner was arrested by police and seizure list in respect of recovery of liquor। हालांकि एफआईआर बहुत बड़ा था, उसमें कम से कम तो 25 लाइन था, उसको हम संक्षेप में लिख दिए कि पुलिस 10 लीटर दारू पकड़ा पेटिशनर के घर से फलाना तारीख को, और अकॉर्डिंगली उसको अरेस्ट भी वहीं किया और दारू का सीजर लिस्ट भी बनाया। 25 पन्ने का एफआईआर का संक्षेप हो गया। ठीक है, दैट द प्रोसिक्यूशन स्टोरी इन शॉर्ट इज दैट द परसा बाजार पुलिस रिकवर्ड 10 liters liquors from the residence of petitioner on 9/2/2024 in the morning, and accordingly the petitioner was arrested and by the police, and seizure list in respect of recovered liquor was prepared। ठीक है, एफआईआर का
शॉर्ट फॉर्म चौथा पैराग्राफ में लिख दिया, ये प्रोजिक्यूशन स्टोरी हो गया। लेकिन इसके नीचे हम फिर लिखते हैं, चौथा पैरा में नीचे से आधे पढ़ने से राइट साइड, द ट्रू कॉपी ऑफ FIR इज annexed here with and marked as annexure 1 to this एप्लीकेशन, यानी कि बेल एप्लीकेशन। ठीक है, और इसको लगाते भी हैं पिटिशन के साथ साथ फाइल करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथा पैरा में। अब पांचवा पैरा अब आएगा। पांचवा पैरा से ग्राउंड शुरू होता है। जो भी ग्राउंड आप ले रहे हैं पिटिशन के आधार पे ले रहे हैं या अलग से ले रहे हैं, पांचवा पैरा से ग्राउंड शुरू होता है। ठीक है, तो पांचवा पैरा हम लिखेंगे दैट द पिटिशनर इज इनोसेंट एंड हैज कमिटेड no offense, that the so-called liquor has been recovered from open place in which no door to close the premise. So other inimical person has planted the liquor in that premise, but the petitioner is falsely implicated in this case। या जो भी ग्राउंड लेते हैं आप अपनी भाषा में ले सकते हैं कि हमको झूठा इस तरह से फंसाया गया है, आपकी भाषा के ऊपर है, लैंग्वेज अपना हो सकता है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता लैंग्वेज का। हम कहना ये चाहते हैं कि जहाँ से दारू रिकवर हुआ है वो ओपन प्लेस था, उसमें कोई दरवाज़ा नहीं था कि दरवाज़ा उसमें बंद कर दिए। उस घर में ओपन प्लेस था, प्रेमाइस था मेरा, लेकिन उसमें दरवाज़ा वगैरह लगा हुआ नहीं था। ओपन प्लेस में कोई भी व्यक्ति दारू रख सकता है और हम फंस गए, इसलिए हम निर्दोष हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला पैरा, छठा पैरा, सातवां पैरा, आठवां पैरा, अपने मन से कुछ भी बना के आप दे सकते हैं बेल लेने के लिए। लेकिन जब ग्राउंड आपका ख़त्म हो जाए, मान लिया कि छठा ग्राउंड, सातवां ग्राउंड, आठवां ग्राउंड हो गया, ठीक है, दैट कर लिख सकते हैं। दैट अपना ग्राउंड लिखिए, जो भी आप ग्राउंड कहना चाहते हैं बिल्कुल ही लिखिए, लेकिन लॉ के अनुसार लिखिए, जो विश्वसनीय है लिखिए। उसके बाद जो है कि ग्राउंड जब ख़त्म हो जाए तो फिर लास्ट पैरे में लिखते हैं, मान लिया कि लास्ट पैरा आ रहा 10, तो वहाँ लिखते हैं दैट the petitioner is in custody since, जिस दिन जेल में गया उसका डेट लिखते हैं 9/2/2024, पिटिशनर 9/2/24 से कस्टडी में है। 11 दैट द पिटिशनर हैज लोकल ओन बोर्ड, अपना उसका घर है लोकल में, इसलिए भागने की चांस नहीं है। सो देयर इज नो चांस ऑफ हिज एब्सकॉन्डिंग, यानी भागने का कोई चांस नहीं है, भाग नहीं सकता, बेल हो जाएगा। तो लोकल में उसका अपना घर है। ये भी लिख सकते हैं दैट द पिटिशनर इज रेडी टू abide by the conditions of bail, यानी कि पिटिशनर बेल की शर्तों को पालन करने के लिए तैयार है। अब लास्ट पैरा, सबसे लास्ट पैरा जो होता है, उसमें लिखते हैं लोअर कोर्ट में जो बेल रिजेक्ट हुआ, वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद ही हाई कोर्ट में फाइल होता है, तो वहाँ जो रिजेक्ट हुआ उस ऑर्डर का वर्णन करते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में। ठीक है, क्या करते हैं दैट रेगुलर बेल
petition filed on behalf of the petitioner वाइड BP नंबर एंड बेल पिटिशन नंबर 220/24 हैज़ ऑलरेडी बीन heard and rejected by the learned एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज टू पटना। ठीक है, बाई ऑर्डर डेटेड 5/3/24। यानी कहना चाहते हैं कि रेगुलर बेल पिटिशन लोअर कोर्ट में फाइल किया गया था और वो सुना गया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 2 पटना के द्वारा, और उन्होंने जिसका बिल पिटिशन नंबर पड़ा था वहाँ 220/24, जो कि 5/3/24 को ADJ 2 के द्वारा रिजेक्ट किया गया, जिसके बाद हाई कोर्ट में फाइल किए हैं। वहाँ का बेल पिटिशन के बारे में वर्णन हो गया। अब डायरेक्ट प्रार्थना करते हैं, यानी कि प्रेयर बनाते हैं। दाएं तरफ आधा। इट इज देयरफॉर प्रेड दैट योर लॉर्डशिप्स में graciously be pleased to release the petitioner या to grant the regular bail to petitioner, ये भी लिख सकते हैं। petitioner on bail in the परसा बाजार PS केस नंबर जो भी है 220 लिखे थे या जो भी लिखे थे, कि जो फर्स्ट पारा में केस का नंबर दिए थे वही नंबर यहाँ लिखाएगा, वहाँ जो नंबर दिए थे वही नंबर लिखाएगा 24। और जिस कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, जहाँ जिस कोर्ट में केस पेंडिंग है उनका नाम अब यहाँ लिखाएगा। टू दी सेटिस्फैक्शन ऑफ लर्नेड कोर्ट ऑफ, जहाँ केस पेंडिंग है उसका नाम लिखेंगे, कोर्ट ऑफ ACJM 3rd पटना। चलिए, आपका बेल पिटिशन तैयार हो गया। प्रेयर देख लीजिए। इट इज देयरफॉर प्रेड दैट योर लॉर्डशिप मे ग्रेसियसली बी प्लीज टू रिलीज द पिटिशनर ऑन बेल इन द परसा बाजार PS केस नंबर 111/24 टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ लर्नेड कोर्ट ऑफ ACJM 3rd पटना। समझ गए? ये प्रेयर हो गया। इसके बाद फिर लिखा था, बीच में एंड लिखते हैं, हाँ, तो बाद में लिखते हैं। इसके बाद लिखते हैं फिर इसके बाद लिखते हैं एंड करके या और करके, फर्दर योर लॉर्डशिप्स में बी pleased to pass such orders as your lordships may deem fit and proper। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से लिखाता है एंड फॉर दिस द पेटिशनर, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे पेटिशनर का, पेटिशनर शैल एवर प्रे। अब कंप्लीट हो गया, समझ गए? अब आपका पूरा बिल पिटिशन कंप्लीट हो गया। ओके, धन्यवाद देखने के लिए।